चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। इंश्योरेंस के बाद में अगला जो आपका टॉपिक है उसका नाम क्या है? पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं, इसके बारे में तो हम बात जो है वो पहले ही कर चुके हैं। लेकिन अब पॉइंट ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात की जाए तो कौन से बैंक हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में काउंट किए जाएंगे, और अगर इसके हिस्ट्री की बात की जाए तो पहले कैसे थे, कैसे उसका आगे मतलब डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में पूरा डिस्कशन जो है वो अपन यहाँ पे करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए वैसा, बैंकिंग सेक्टर वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1869 की बात है, तब हमारी कंट्री में एक जो बैंक है वो हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप 3 बैंक्स। ठीक है, उसके भी पहले की बात अगर करें तो 3 बैंक हुआ करते थे। कौन से? बैंक ऑफ बंगाल जो 1809 में आया, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1860 में आया, और फिर बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में आया। यहाँ पे एक बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, वो ये कि अगर आप मद्रास की बात करो या बॉम्बे की बात करो या फिर बंगाल की बात करो, ये तीनों के तीनों बैंक जो हैं वो समंदर के किनारे थे। मुंबई की बात कर लीजिए, मद्रास जो कि चेन्नई है उसकी बात कर लीजिए, या फिर बंगाल की बात कर लीजिए, ये भी। सो क्यों ऐसा? बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप ब्रिटिश वाले जो लोग थे, अगर उनके स्ट्रेटजी की बात करें तो वो क्या करते थे, हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल को लेके चले जाते थे और फिनिश गुड्स को हमारी कंट्री में लेके आते थे। अगर आज भी आप देखोगे तो जितने भी एरियाज समंदर के आसपास वाले हैं, मेनली पोर्ट के पास जो समंदर है, ठीक है, जैसे मुंबई लगा लीजिए, बंगाल लगा लीजिए, या फिर आपका क्या बोलेंगे इसको, कोलकाता लगा लीजिए, ठीक है, सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं डेवलप्ड मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप समंदर से दूर चले जाते हैं, आपको वहां पर डेवलपमेंट जो है एज कंपेयर टू दैट एरिया कम दिखाई देगा। ठीक है, तो ब्रिटिश लोगों ने जो बैंक बनाए, वो बैंक उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए 3 बैंक उन्होंने बनाए। ठीक है, एक था 1809 में, दूसरा 1840 में, और तीसरा 1843 के अंदर। ठीक है साहब, नाउ दीज 3 बैंक्स वर लेटर मर्ज्ड एंड कॉल्ड इंपीरियल बैंक। बाद में इसको क्या बना दिया, इंपीरियल बैंक बना दिया, विच वॉज टेकन ओवर बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। 1955 में द आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश इन 1935 एक्ट, मैंने आपको बताया था आरबीआई एक्ट 1934 वाला था। ठीक है, फॉलोड बाय द पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड इंडियन बैंक। यानी कि इसके बाद में अगर आप बात करते कब से, आरबीआई के बनने के बाद में अगला जो बैंक बना वो था पंजाब नेशनल बैंक। एसबीआई बहुत पहले से था जिसका नाम क्या है, इंपीरियल। ठीक है, उसको टेक ओवर किसने किया, एसबीआई ने, मतलब एक ही बात हो गई, राइट। लेकिन फिर उसके बाद में पीएनबी बैंक जो है वो आया, बैंक ऑफ इंडिया आया, कैनरा बैंक आया, एंड कौन सा आ गया, इंडियन बैंक जो है वो भी यहाँ पे आ गया। ठीक है साहब, नाउ जुलाई 1969 की बात है, 19 जुलाई 1969 की बात है। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट डेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग। क्यों सर ऐसा? एज इट इज ऑन दिस डेट that 14 major scheduled commercial banks, अब ये scheduled commercial का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, having deposits of more than 50 करोड़ INR, इंडियन रुपीज जो है आपके, ठीक है, 50 करोड़ रुपए का डिपॉजिट था कुल मिला के 14 मेजर बैंक्स के अंदर। सर 1969 के हिसाब से अगर आप 50 करोड़ रुपए की बात करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। ठीक है, आप बोलोगे सर इंश्योरेंस सेक्टर में, म्यूचुअल फंड में तो ट्रिलियंस की बात हो रही थी, काफी सारे करोड़ की बात हो रही थी। हाँ, लेकिन यहां हम सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, जो पैसा लोगों ने लाके बैंकिंग सिस्टम में क्या किया होगा, डिपॉजिट किया होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये हम 1969 की बात कर रहे हैं। 1969 में एक एक रुपए की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से, राइट। ठीक है साहब, ठीक है, एंड उनको क्या कर दिया गया था, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। द 14 बैंक्स वर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड द बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कुल मिला के 14 ऐसे बैंक थे जिनको क्या किया गया था, जिनको नेशनलाइज किया गया था ये वाली डेट पे। तो सवाल आ सकता है कि कौन सी डेट पे नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, तो उसका जवाब आप यहाँ पे सिंपल तरीके से दे सकते हैं।
ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अगर आप सब्सिक्वेंटली बात करें, या फिर एक काम करता हूं, मैं ना आपको इसके नोट्स भी बना के दे देता हूं ध्यान से। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर के हिस्ट्री की बात करूं, बैंकिंग सेक्टर के अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला कि पहले 3 बैंक हुआ करते थे। अगर मैं ब्रिटिश ईरा की बात करूं, ठीक है, वो टाइम पे 3 बैंक हुआ करते थे। एक था आपका कौन सा, बैंक ऑफ बंगाल सबसे पहला, ठीक है। दूसरा जो आया उसका नाम क्या था, बैंक ऑफ बॉम्बे। दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे था क्या, हाँ बंगाल, फिर बॉम्बे, और फिर उसके बाद तीसरा कौन सा आया, बैंक ऑफ मद्रास। राइट। इसमें से अगर आप इसकी बात करोगे तो ये 1809 में आया, बैंक ऑफ बॉम्बे जो है वो 1840 में आया, और ये वाला 1843 में आया। ओप्स, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ऐसा हुआ। फिर इसके बाद में क्या कहा गया कि ये तीनों बैंक्स को आपस में मर्ज कर दिया गया। तीनों बैंक्स को आपस में मर्ज किया गया, और मर्ज करने के बाद में जो अगला बैंक आपका बना उसका नाम क्या दिया गया, इंपीरियल बैंक। ठीक है। अब इंपीरियल बैंक के बारे में यहां पे क्या बोलता है कि बाद में इसको मर्ज कर दिया गया इन एसबीआई इन 1955। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो चीज़ इंपीरियल बैंक था उसको मर्ज कर दिया गया, मर्ज्ड इन एसबीआई इन 1955 में। ठीक है, ये पहले वाली बात हो गई। दूसरी बात यहां पे आती है कि 1935 में आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया। गॉट इट, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद में तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि साहब 19 जुलाई 1969 की बात है। कब की बात है, 19 जुलाई 1969 की बात है। तब 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ठीक है, उनको नेशनलाइज किया गया, और उनके पास जो डिपॉजिट था, ठीक है, डिपॉजिट ऑफ तकरीबन कितना, INR 50 करोड़, 50 करोड़ का उस टाइम पे क्या था उनके पास में टोटल डिपॉजिट जो है वो था। कौन से 14 बैंक थे उसके बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। 14 बैंक्स के नाम तो वहां पूछने वाले नहीं है, एमसीक्यूज आपका रहेगा, और याद करना भी आपको जरूरी नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली सम प्राइवेट बैंक्स, कौन से बैंक, प्राइवेट बैंक जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, ठीक है, वर ऑब्जर्व्ड टू सफर फ्रॉम द गवर्नेंस प्रॉब्लम। सर गवर्नेंस प्रॉब्लम, ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट प्रॉब्लम नहीं बोला मैंने, क्या बोला, गवर्नेंस प्रॉब्लम। मतलब ये कि उनका मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा था, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, पैसा वो ले रहे थे बट अकाउंटेबल नहीं थे, कहाँ पैसा खर्च कर रहे, कहाँ लगा रहे हैं, पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा कोई आइडिया नहीं था। मतलब वहां पे घोटाले होने शुरू हो गए। अब ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर बैंक के अंदर पैसे का प्रॉब्लम होता है, किसको लोन दिया नहीं पता, दिया था किसी को दिया था, बट क्या उससे ये आपने कंफर्म किया था कि आगे चल के वो ये लोन को वापस रीपे करने की कैपेसिटी या इंटेंशन रखता है या नहीं रखता। ध्यान से सुनिएगा, अगर बैंक वाले ने जो पैसा किसी को उधार दिया था वो पैसा अगर वापस नहीं आता है तो ऐसे केस में उसको NPA घोषित कर दिया जाता है। क्या कहते हैं, NPA से मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अरे भाई साहब, बैंक ने जो पैसा किसी बाहर वाले को दिया होगा, बैंक ने पैसा किसी को लोन दिया होगा, बैंक के लिए तो एसेट ही है ना, सामने वाले के लिए लायबिलिटी है पर बैंक के लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, तो अगर वो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब बैंक को कुछ कमा के नहीं दे रहा है, तो उसे NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। इसको भी साइड में लिख लीजिएगा, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्या कहते हैं उसको, नॉन
परफॉर्मिंग एसेट उसको कहा जाए। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ फर्दर देयर वाज अ नीड टू एड्रेस द नीड ऑफ क्रेडिट डिलीवरी इन द ग्रेट मेजर इन द सेकेंड वेव ऑफ द नेशनलाइजेशन 6 बैंक्स, जिनमें कि इन बैंक्स का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, विद अ डिपॉजिट लायबिलिटी ऑफ 200 करोड़ रुपीस, ठीक है, उनको अप्रैल 1980 में क्या किया गया, वापस से नेशनलाइज किया गया। अब इसमें ध्यान से फोर्थ वाला पॉइंट जो हमारा बनता है, कब की बात है, अप्रैल 1980, अप्रैल 1980 को क्या हुआ, सब बोले 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, ठीक है, और इनका जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट था जो इन लोगों के पास में था जनता का, वो था कितना, रुपीज 200 करोड़। सर यहाँ 14 बैंक का मिला के 50 करोड़ और यहाँ 6 बैंक का मिला के 200 करोड़। टाइम बदल चुका ना भाई साहब, कहाँ 1969 और कहाँ 1980, 11 साल बाद की बात आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो 11 साल के बाद में पैसे की जो वैल्यू है वो भी तो कम हो जाएगी ना, राइट। तो उसके हिसाब से ये अमाउंट क्या है, जस्टिफाइड, ठीक है साहब। नाउ विद द नेशनलाइजेशन ऑफ दीज 6 बैंक्स द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एसोसिएट बैंक्स रोज टू 28 इन अप्रैल 1980। इस पे भी कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। नाउ पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबी का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स। सर डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल का एक डिकेड होता है, 5 का मतलब क्या होगा, 50 साल, ठीक है। पिछले 50 साल में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में और बैंकिंग सेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत ही मेजर रोल जो है वो प्ले किया, ठीक है सर। नाउ दे हैव रैपिडली एक्सपांडेड, रैपिडली क्या किया, एक्सपांड किया देयर ब्रांच नेटवर्क। ब्रांच नेटवर्क का मतलब क्या होता है, पहले ब्रांचेस कम हुआ करती थी, अब हर एक जगह पे ब्रांचेस को बढ़ाना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। एक्सटेंडेड क्रेडिट टू द क्रूशियल सेगमेंट सच एज लार्ज इंडस्ट्री, फिर एमएसएमईज। सर ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे बहुत बार आपको काम आएगा। पहले एम का मतलब है माइक्रो, एस का मतलब है स्मॉल, दूसरे एम का मतलब है मीडियम, ठीक है, और ई का मतलब क्या है, एंटरप्राइज। तो जो लार्ज स्केल पे काम करते हैं उनको लोन देना शुरू कर दिया, जो मीडियम स्केल पे, माइक्रो स्केल पे, छोटे छोटे लेवल पे कोई मोमबत्ती बनाने का काम करता होगा, कोई शायद हो सकता है जो पेपर बैग है वो बनाने का काम, उन तक लोन जो है वो पहुंचाना शुरू कर दिया, ताकि बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा, रिटर्न्स वहां से आएंगे और जो डिपॉजिटर्स है उनको अच्छा खासा रिटर्न जो है वो दे पाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर वालों को, ट्रेड वालों को, रिटेल वालों को पार्टिसिपेटेड होल हार्टेडली इन द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इन एफर्ट्स, बराबर है। तो ये मतलब हर जगह पे जिसको जहां काम करने के लिए पैसे की जरूरत थी उसको क्या किया, क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड किया। इससे क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, जो बंदा पैसे की कमी की वजह से कल तक काम नहीं कर पा रहा था, वो बंदे के पास में ऑप्शन आ गया, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो भी होगा। क्यों, अरे सर बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। रियल जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी भाई साहब, इससे रियल जीडीपी जो है उसमें क्या होगा, उसमें इंक्रीज आएगा। गॉट इट, डन, ठीक है साहब। नाउ डिस्पाइट द ओपनिंग अप ऑफ सेक्टर टू प्राइवेट एंटिटीज इन 1990, इन अर्ली 1990 पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक रिमेन फॉर्मिडेबल प्लेयर, मतलब अभी भी वो क्या थे, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे। जैसे म्यूचुअल फंड में आपने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर को जैसे ही एंट्री दी गई वैसे ही म्यूचुअल फंड में बूम आ गया। जैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को एंट्री दी गई वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में भी क्या हो गया, बूम आ गया। और जो कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का था उतना पब्लिक सेक्टर वाले इंश्योरेंस कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड का नहीं रहा। लेकिन अगर आप बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें इवन दो जो प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक से उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया 1990s में, ठीक है, बट उसके बावजूद जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, उनका यहां पे कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा ही था।
लॉजिक है उसके पीछे भी, लॉजिक है उसके पीछे भी कि भाई साहब किसी बंदे के पास में सरप्लस पैसा पड़ा है, वो अपने पैसे को डिपॉजिट करना चाहता है बैंक के अंदर, कहां करेगा? क्या किसी प्राइवेटाइज बैंक में करने की कोशिश करेगा? इतने लोग नहीं करेंगे, क्योंकि भाई साहब जो प्राइवेटाइज बैंक है उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास में नहीं। अगर उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास में नहीं है तो वो पैसे खा के भाग सकता है। ऐसा लोगों के दिमाग में डायलेमा था, ऐसा लोगों के दिमाग में डर हुआ करता था, जो कि धीरे 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 आगे चल के क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक है साहब। नॉर्मली इसके हिसाब से अगर बात करें तो दिस इज अंडरस्कोर्ड बाय द फैक्ट दैट देयर मार्केट शेयर इन ओवरऑल बैंक क्रेडिट एंड द ओवरऑल बैंक डिपॉजिट वाज 63.2%। मतलब अगर सारे बैंक्स का मिला के 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें से 63.2% जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ही था अभी भी। किसका था? पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। गॉट इट? एंड 66.9% रिस्पेक्टिवली। मतलब ऐसा, अगर आप क्रेडिट के हिसाब से बात करते हैं तो 66.2%, अगर आप डिपॉजिट की बात करते हैं तो 66.9% जो है वो उनके पास में है फाइनेंशियल ईयर 18 में भी। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ दो देयर मार्केट शेयर हैज कम डाउन ओवर द ईयर्स, पीएसबी में रिगेन some or most of it. They are now through with the recognition of bad loans and are taking effort to recover them. Further, they have tightened the loan origination process and put in place a monitoring mechanism to ensure that new loans don't go off kilter. मतलब ये भाई साहब सरकारी महकमा है, सरकारी बैंक है, लोन अगर किसी ने ले लिया वापस चुकाने के बारे में कभी पहले सोचा नहीं करते थे, राइट? एक टाइम हुआ करता था आज से 5-10 साल पहले जब सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी मतलब 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक की नौकरी। 9 बजे ऑफिस के डेस्क पे जाके बैठेंगे, 5 जैसे ही बज गए 1 सेकंड का भी वेट नहीं करेंगे, उठ के कहां के लिए निकल लेंगे? घर के। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब सिनेरियो ऐसा है कि आप ऑफिस तो 9 बजे ही आते हो, लेकिन जब तक के आपका दिन भर का काम खत्म नहीं हो जाता आपको ऑफिस में ही बैठे रहना पड़ेगा, चाहे 5 बज जाए, 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए। कई बार तो ऐसा भी देखा है कि लोग 10-10, 11, सरकारी ऑफिस की बात कर रहा हूं मैं, सरकारी बैंक की बात कर रहा हूं मैं, 10-10, 11-11 बजे तक घर पे आ रहे हैं, इवन इनटू द गवर्नमेंट बैंक्स। दिस इज अ फैक्ट। गॉट इट? तो भाई साहब अगर इतनी मेहनत करेंगे तो नो डाउट कि जो भी आपका बैड लोन होगा, लोगों ने पैसा ले लिया जिसको चुकाया नहीं, जिसको मैंने एनपीए का नाम दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का नाम दिया, तो वो सारा क्या होगा, वापस आपके पास में आ जाएगा। एफर्ट्स लेंगे तो भाई सब सक्सेसफुल होना ही है, डाउट ही नहीं उसमें कोई। ठीक है। नाउ व्हाइल सम पीएसबी सच एज एसबीआई, पीएनबी एंड कैनरा बैंक आर लंबरिंग जायंट्स। जायंट्स मतलब इतने खतरनाक जायंट है, जब नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक का जो 11,000 करोड़ रुपए है उसको लेके चला गया, ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने बकायदा अपने बैंक के सामने एक पोस्टर टाइप वहां पे लगाया था कि चिंता मत करो, मतलब डिपॉजिटर्स को बताने के लिए कि चिंता मत करो, यहां से जो 11,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है वो हमारे बैंक के लिए एक छोटी सी बूंद के समान है। हमारी जो पूरी की पूरी बैंक है उसका जो पूरा का पूरा जो एसेट है या पूरा का पूरा जो अपना क्या बोलेंगे उस चीज को डिपॉजिट वगैरह जो है वो बोले 1,10,000 करोड़ रुपए का, ये उससे भी ज्यादा का है, 1,10,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो उसमें अगर आप 11,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं तो वो हमारे लिए एक बूंद के समान है, बोले इट इज नॉट इवन 1%। तो बोले पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सेफ है, डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा सीधा वहां पे उन्होंने बोल दिया। ठीक है सर। नाउ दे डिड नॉट बॉक when it was time to adopt the changes in the financial system and customer requirement, embracing retail banking and the technology with the gusto. ठीक है। A recent drastic initiative of the government of India is going to change the scenario of public sector banks. As a banking reform measure, 10 public sector banks will be merged into 4 entities. ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। This would take the number of banks in the country from 27 to 12. ठीक है, जहां 17 बैंक है वहां पे कितने हो जाएंगे, 12 ही बैंक जो है वो बच जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बैंक आपस में क्या हो जाने वाले हैं, मर्ज होने वाले। ठीक है। नाउ दीज बैंक मर्जर्स
एंड द वन ऑलरेडी कैरीड आउट, जो ऑलरेडी मर्जर हो चुके हैं और जो फ्यूचर में होने वाले हैं, विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ बिग बैंक विथ एन एनहेंस्ड कैपेसिटी टू गिव द क्रेडिट। ऑब्वियसली बात है साहब, जहां पर छोटे छोटे बैंक्स थे, अलग अलग बैंक्स हुआ करते थे, अब उसमें क्रेडिट को मॉनिटर करना वाज क्वाइट डिफिकल्ट। प्रॉपरली वो चीज मॉनिटर हो भी पाएगी नहीं भी हो पाएगी, उस बात की कोई गारंटी वहां पे नहीं थी। लेकिन अब जब गिने चुने बैंक वहां पे रहेंगे, टोटल 12 बैंक तो बोले, पहले कहां आप 20 पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहे थे और 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रहे थे, वहीं पे कितने बैंक बचेंगे नेशनलाइज वाले? सिर्फ 12, राइट। तो उनको मॉनिटर करना ज्यादा आसान होगा, क्रेडिट उतना ही दे पाएंगे क्योंकि जो बैंक वहां से मर्ज हो रहे हैं उनके पास भी तो डिपॉजिट था ही ना। अब वो डिपॉजिट बैंक ऑफ बड़ौदा का डिपॉजिट बन जाएगा, वही डिपॉजिट जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का डिपॉजिट बन जाएगा। सारे एसेट्स जो है वो मतलब जिस बैंक में मर्ज हो रहे हैं उसके पास में आ जाएंगे। गॉट द पॉइंट? डन, ठीक है साहब। नाउ दीज बिग बैंक्स वुड आल्सो बी एबल टू compete ग्लोबली एंड इंक्रीज देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। कॉस्ट ऑफ लेंडिंग मतलब जो लेंडिंग का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है बाय द बैंक। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी बैंक के पास में कस्टमर्स बढ़ेंगे, बैंक अगर आपके कम है तो कस्टमर्स आपके पास में आ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले बोले 100% मार्केट जो हुआ करता था वो 17 लोगों के पास में डिवाइडेड था। अभी वही 100% मार्केट कितने लोगों में डिवाइड हो जाएगा? सिर्फ 12 लोगों में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 12 लोगों का मार्केट शेयर जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइट? ठीक है साहब। नाउ द बैंक्स हैव बीन चूजन फॉर द मर्जर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योरिंग that there is no disruption in the banking services and that the banks should benefit from increased CASA। CASA क्या है बेटा? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। आपको ये पता होगा कि बैंक में क्या होते हैं, दो नहीं 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक आपका होता है सेविंग अकाउंट, जिसमें आप पैसा ले जाके सेव कर देते हो और उस पर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा होता है करंट अकाउंट, जिसमें आप पैसा ले जाके डालते हो, लेकिन वहां जो पैसा आपने डाला है उसका जो पर्पस है वो है ट्रांजैक्शन करना। मतलब आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो, उसके लिए आपने क्या किया? करंट अकाउंट वगैरह बनाया। तो सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता। वहीं पे अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं तो जब चाहे तब आप वहां से पैसा निकाल सकते हो, बट सेविंग अकाउंट्स की बात अगर आप करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब चाहे तब आप वहां से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, राइट? ठीक है सर। एंड ग्रेटर रीच, ठीक है। नाउ द लार्जेस्ट ऑफ द मर्जर अनाउंस्ड इन इज दैट ऑफ द पीएनबी विद ओरिएंट बैंक इंश्योरेंस एंड द यूनाइटेड बैंक। ये सबसे बड़ा मर्जर यहाँ पे हुआ था जिसमें 3 बड़े बड़े बैंक क्या हुए थे, आपस में मर्ज हो गए थे, ठीक है। नाउ द अमलगमेटेड एंटिटी, मतलब मर्ज होने के बाद, अमलगमेट होने के बाद, दोनों का मतलब लगभग एक ही है, मर्ज होना और अमलगमेट होना। दोनों के अमलगमेट होने के बाद जो एंटिटी बन के सामने आई, टू बी कॉल्ड एज पंजाब नेशनल बैंक। यानी कि ये जो 2 बैंक थे ये लगभग खत्म हो गए और क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ ये बचा, ठीक है। विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। हालांकि अगर मैं ये चीज की बात करूं तो ये पुरानी बात हो गई। क्यों? क्योंकि इसके बाद में जो एक और बड़े वाला हुआ वो है बैंक ऑफ बड़ौदा विद विजया बैंक, ठीक है, विजया बैंक, और दूसरा आपका कौन सा? देना बैंक। अब ये वाला जो मर्जर हुआ इसके बाद में अब ये जो है यानी कि अभी जो बचा है वो क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो क्या बना है? लार्जेस्ट बैंक यहां पे बन गया। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। आफ्टर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाउ इट विल ऑल्सो बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ब्रांच नेटवर्क विद द कंबाइंड टोटल ऑफ 11,437 ब्रांच। हालांकि मेरे हिसाब से अब ये इंफॉर्मेशन का यहाँ कोई मतलब नहीं आता है, क्योंकि अब अगर आप बात करोगे तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो रिसेंट वाला मर्जर हुआ है, इसके भी बाद में वो ब्रांचेस की बात कर लीजिए उसमें भी नंबर 1 पे है। और इवन अगर आप बात करेंगे किसके बारे में, टोटल जो टर्नओवर वगैरह है या फिर जो भी उनका डिपॉजिट वगैरह है उसकी भी बात अगर आप करोगे तो भी सेकेंड लार्जेस्ट बैंक में वो काउंट होता है, ठीक है। डन। नाउ सेकेंड मर्जर अनाउंस्ड वाज द कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक, Canara Bank Syndicate Bank, which would render the merger entity the 4th largest public sector bank,
इसके भी बाद में आपका हुआ है कौन सा, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला, ठीक है। तो इसको भी अगर आप इग्नोर करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में फोर्थ मर्जर एक और अनाउंस हुआ, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का, वुड लीड टू डबलिंग द साइज ऑफ द बिजनेस एंड वुड लीड टू द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ स्केलिंग अप, ठीक है। तो भाई साहब सीधी सीधी बात, आपको अगर यहाँ से चीज़ें याद करनी तो सबसे पहली ये वाली चीज़ जिसमें आप क्या बताएंगे कि मर्जर जो हुआ है वो पीएनबी बैंक का हुआ प्लस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हुआ और प्लस यूनाइटेड बैंक का हुआ, ठीक है। ये आपका एक मर्जर हो गया। फिर उसके बाद में अगर मैं सेकंड मर्जर की बात करूं तो इसके बारे में भी आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि कैनरा बैंक था और सिंडिकेट बैंक था, उनका मर्जर यहाँ पे हुआ। और फिर उसके बाद में तीसरा ये वाला आप यहाँ पे बताएंगे जिसमें कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का मर्जर जो है वो हुआ। और फिर इसके बाद अगर आगे चल के बात करते हैं जो कि यहाँ आपके मॉड्यूल में दिया हुआ नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस विजया बैंक प्लस देना बैंक, इनका मर्जर हुआ और अब सिर्फ क्या बचा है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वही बचा है। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये बात जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। गॉट द पॉइंट। चलिए इसके अलावा ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए भाई साहब, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बनाए। इतना ही अगर आप पढ़ेंगे, या मैं तो कहूँगा कि जैसे मैं आपको यहाँ पे नोट्स बना के दे रहा हूँ कुछ कुछ जगहों पे, वैसे ही मॉड्यूल में से अगर आप खुद अपने नोट्स वहाँ पे बना लेते हैं और उसी से ही अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जिसका नाम क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सर ध्यान से सुनिएगा, जरूर आपको ये बोर होगा, रीजन बीइंग कंसेप्ट है ही नहीं। प्राइवेट बैंक क्या होते हैं वो एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन पिछले कई सालों में हमारी कंट्री में प्राइवेट बैंक का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, कैसे प्राइवेट बैंक्स आगे आए हैं, इसके बारे में आपको जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा है सर, उसको क्या करना हो, उसको रीड आउट करना हो। और मैं ये कहूंगा कि अभी फिलहाल जब ये वीडियो आप देख रहे हो उसी टाइम पे मैं जब आपको समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, उसी टाइम पे अगर आप नोट्स बना लेते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर तो वो सबसे बेहतर रहेगा। और मैं कहूंगा कि आगे चल के उसी नोट्स में से आप पढ़ाई कीजिए, इसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं। अंडरस्टूड, डन। ठीक है साहब, ये मैंने आपको बताया कि जिसमें कैपिटल जो है वो प्राइवेट हैंड्स में होता है, गवर्नमेंट के पास में नहीं होता है। इंडिया में अगर आप बात करोगे तो दो टाइप के प्राइवेट बैंक है, पहला पुराने वाले और दूसरा न्यू वाले। ऐसा कोई बाइफिकेशन आप लीगली तो नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, पुराने जमाने में जो होते थे और आज के जमाने में जो आए हैं। अगर मैं पुराने की बात करूं तो जो एग्जिस्ट करते थे इंडिया में एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ द मेजर बैंक। सर नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 69 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 1980 में हुआ था, वापस से रिकॉल कर रहा था, ठीक है सर। बट वर नॉट नेशनलाइज्ड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज और सम अदर रीजन। मतलब वो टाइम पे ये वाले बैंक्स को क्या नहीं किया गया था, नेशनलाइज नहीं किया गया था, ठीक है सर। नाउ आफ्टर द बैंकिंग रिफॉर्म दीज बैंक्स गॉट लाइसेंस टू कंटिन्यू and have existed in India along with new private bank and the government bank। अब ओल्ड वालों की बात अगर आप करोगे तो 12 पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ये देख लीजिए आप। हालांकि इनमें से बहुत सारों के नाम आपने शायद नहीं सुने होंगे, कुछ के नाम मैं बता देता हूँ मेरे सुने हुए। एक तो हो गया कर्नाटका बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, फेडरल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और साउथ इंडियन बैंक, ठीक है। ये जो साउथ इंडिया बैंक है ये मैंने साउथ में ही देखा है, बट ठीक है जो भी है, ये आपके कौन से वाले बैंक है, पुराने वाले बैंक है। इतना ध्यान रखिएगा कि जो पुराने वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो 12 है आज की डेट, ठीक है। इसका भी एक अपन चार्ट काइंड ऑफ बना सकते हैं ध्यान से। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में, किसके बारे में, प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में, तो एक तो क्या कहा गया, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, और दूसरा क्या कहा गया, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक,
ठीक है, एक तो हो गया पुराने वाला और एक हो गया कौन सा, नए वाला। सर बाइफिकेशन कैसे करेंगे कि पुराने वाले का मतलब क्या है? पुराने वाला मतलब द बैंक्स which were established before नेशनलाइजेशन। ठीक है, जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में, 1980 में, उसके पहले जो एग्जिस्ट करते थे, उसके पहले जो इस्टेब्लिश किए गए थे, जिनको बनाया गया था, ठीक है, उसे कहा जा रहा है ओल्ड प्राइवेट बैंक। और अगर आज की बात करें, नाउ देयर आर 12 ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, सबके नाम याद करने जरूरी है क्या? नहीं, एग्जाम में आपको उनके नाम पूछे नहीं जाएंगे। हाँ, ये सवाल जरूर आ सकता है कि इनमें से मतलब कोई भी नाम दे देंगे रैंडमली, आईसीआईसीआई दे दिया, एचडीएफसी दे दिया और कैथोलिक साइरिन दे दिया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि कौन सा ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो ये एक बार बस आपको नजर जो है वो यहां से घुमानी पड़ेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ठीक है साहब, लेकिन वहीं पे क्या कहता है, अमंग द अबव नैनीताल बैंक जो है इज अ सब्सिडरी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा विच हैज 98.57% स्टेक इन इट। मतलब ये कि यहाँ जो ये वाला बैंक आपको दिख रहा है ना, इस बैंक में जो पैसा लगाया हुआ है वो किसने लगाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, और इस नैनीताल बैंक के अगर 100% शेयर्स हैं, जितने भी शेयर्स हैं 100% जो शेयर्स हैं, उन शेयर्स में से कितने? उन शेयर्स में से 98.5% शेयर्स जो हैं वो किसके पास में है? बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब, ये भी अपन वहां पे चार्ट में लिख देते हैं। क्या? नैनीताल बैंक इज सब्सिडरी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। किसका सब्सिडरी है? बैंक ऑफ बड़ौदा का सब्सिडरी है, विथ 98.57% स्टेक। मतलब उस बैंक में, ये वाले बैंक में जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूं। जो डिपॉजिट कस्टमर्स करते हैं वो डिपॉजिट कहलाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस बैंक के अंदर 98.57% जो है वो किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सर, फिर उसके बाद में आता है आपका कौन सा? न्यू सेक्टर वाला बैंक। सर ये क्या कहता है? ध्यान से देखिए, अगर न्यू प्राइवेट सेक्टर की बात करें, दे वर इनकॉर्पोरेटेड एज रिवाइज्ड गाइडलाइन इशूड बाय आरबीआई द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन 1993। 1993 के बाद में जो बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया है उनको न्यू कैटेगरी में यहां पे रखा जाएगा, जो कि कितने हैं? 9 बैंक्स। ठीक है, तो ध्यान से, बैंक्स which are established as per revised guidelines of RBI in 1993। ठीक है, कितने बैंक से टोटल? 9 बैंक्स आर देयर। ठीक है, 9 ऐसे बैंक्स हैं। अब इनके नाम तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा में आप इसको देखते रहते हो। जैसे एक आपका हो गया एक्सिस बैंक। अच्छा हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि एक्सिस बैंक जो है ना, वो एक टाइम पे यूटीआई बैंक कहलाता था। कौन सा बैंक था? यूटीआई बैंक कहलाता था। यूटीआई नाम सुना आपने? म्यूचुअल फंड वाले में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का बैंक जो है वो यहाँ पे था, जिसको बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? एक्सिस बैंक नाम इसको दे दिया गया। फिर उसके बाद में डीसीबी बैंक लिमिटेड, ये शायद आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा, बहुत ज्यादा नहीं देखा होगा।
फिर उसके बाद में HDFC बैंक, अरे सर इसके बारे में तो बहुत सुना हुआ है। ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक, IDFC बैंक और बंधन बैंक। ये बंधन तो आजकल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह इसकी काफ़ी आ रही है, राइट। ठीक है सर। नोट ऑल द ओल्ड एंड न्यू बैंक्स लिस्टेड अबव आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सारे के सारे क्या हैं, ये आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। मतलब सीधा बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है दे आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, यही आपके क्या हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। कर लीजिए नोट डाउन इसको आप। डन। चलिए फिर उसके बाद में स्मॉल प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया। सब बोले साइज के बेसिस पे भी आप यहाँ पे बैंक्स की बात जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो साइज के हिसाब से बात करेंगे तो छोटे वाले बैंक हो सकते हैं। अभी ध्यान से सब बोले स्मॉल प्राइवेट बैंक्स की बात अगर करें तो वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दैट हैव द लाइसेंस टू ऑफर फंडामेंटल बैंकिंग सर्विसेज बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग। मतलब जो नॉर्मल वाले बैंक काम करते हैं, पैसा एक्सेप्ट करने वाला डिपॉजिट के तौर पे और पैसा उधार देने वाला, ठीक है, वो दोनों काम ये कर सकते हैं। बट एम ऑफ दीज बैंक्स इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू दोज सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी विच इज नॉट सर्व्ड बाय द अदर बैंक लाइक स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल मार्जिनल। ये सारी बात अपन पहले ही कर चुके, दोबारा क्या को बता रहे हो। तो अगर ये दोबारा आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। हाँ, एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। उज्जीवन, जना, इक्विटस। इक्विटस नाम सुना है शायद आपने, शायद आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह में इक्विटस का नाम जो है वो सुना होगा। फिर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं फिनकेयर सॉरी, फिर ESAF नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस। ये सब अपन ने नहीं सुने कभी भी भाई, मैंने तो एक ही सुना है, कौन सा, इक्विटस वाला, और इसी को देखा भी है। अब पता नहीं, पूरे इंडिया में जब घूम लेंगे तब समझ में आ जाएगा कि शायद होगा, बाकी जो बैंक है वो भी दिख जाएंगे, राइट। ठीक है सर। नाउ ऑलमोस्ट एवरी रिफॉर्म इज बॉर्न आउट ऑफ अ क्राइसिस। मतलब बैंकिंग सेक्टर में जो भी रिफॉर्म किए गए किसकी वजह से हुए, क्राइसिस की वजह से हुए, ठीक है, लगभग। सो इज द केस विद द इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन इंडिया। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला पॉइंट यहाँ पे है जो मुझे अच्छा लगा। क्या नाम यूज किया गया है, नाम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर ये क्या बीमारी है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, हमारी कंट्री जो है वो क्या करती है, हमारी कंट्री इंडिया से एक्सपोर्ट करती है और इंडिया में जो गुड्स हैं उनको क्या करती है, इंपोर्ट करती है। लेकिन अब पॉइंट ऐसा है कि जब हमारी कंट्री से हम कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी कंट्री में एक चीज आती है जिसका नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। या फिर दूसरा नाम इसको मैं देता हूं, नाम क्या दे सकते हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व। डॉलर आएगा, दिनार आएगा, येन आएगा, ठीक है, वॉन आएगा, ऐसे अलग अलग जो करेंसीज हैं, पाउंड हो गए, यूरो हो गए, ठीक है, ये करेंसीज हमारी कंट्री में आते हैं। क्यों, क्योंकि सर हमने गुड्स को बेचा ना, इंडिया के अंदर बेचते तो रुपीज आते, इंडिया के बाहर बेच रहे तो क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, ठीक है। तो सर हमारी कंट्री से जब एक्सपोर्ट होता है तो हमारी कंट्री में क्या आता है, फॉरेन करेंसी जो है वो क्रिएट होता है, राइट। तो अब पॉइंट ऐसा है कि कल को जाके जब हमारी कंट्री में हमें गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा तो हम ये चाहेंगे कि हमारी कंट्री से रुपीज जो हैं वो बाहर नहीं जाने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारी कंट्री का रुपी इंडिया के बाहर चला जाएगा तो इसका सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो फॉरेन करेंसी है उसके कंपैरिजन में रुपीज थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है भाई साहब, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई वाली बात हो गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अगर हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, हमको सामने वाले को कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा, जिसको पे करने के लिए हमारे पास में दो तरीके। पहला तरीका ये वाला, अगर आपने यूएस से इंपोर्ट किया उसको अमेरिकन डॉलर दे दो, अगर आपने दुबई से इंपोर्ट किया उनको दिरहम या दिनार जो भी होता है वो आप उनको दे दो,
दिरहम कहते हैं वैसे, ठीक है। अगर आपने सिंगापुर से इंपोर्ट किया होगा तो सिंगापुर डॉलर जो है वो आप उनको पे कर दो, अगर हमारी कंट्री के रिजर्व में वो रखे हैं तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारी कंट्री के रिजर्व में ये नहीं है तो हमको क्या देना पड़ेगा, रुपीस देना पड़ेगा। लेकिन रुपीस देने का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर, अगर हमने रुपीस दे दिया तो ऐसे केस में जो आपका इंटरनेशनल मार्केट है, कौन सा मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट आपका जो है, उस मार्केट में रुपीस की सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन रुपीस की डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि सर हमारी कंट्री से बहुत ज्यादा गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे डोंट नीड टू पे अस इनटू द रुपीस। डिमांड नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, तो रुपीस का प्राइस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। एज कंपेयर टू डॉलर अगर आप बात करोगे तो रुपीस का प्राइस क्या होगा, गिर जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही दिखाया था, जब मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था तो उसमें जो मनी कंट्रोल ऐप मैंने आपको दिखाया था, उसमें डॉलर का जो रेट चल रहा था इट वाज 74.76 रुपीस, ये रेट चल रहा था। और आपने शायद कभी थोड़े दिन पहले सुना होगा कि 70 रुपए का भी रेट था, मतलब आज डॉलर 4 रुपए 76 पैसे से क्या हो चुका है, महंगा हो चुका है। 4 रुपए 76 पैसे से डॉलर क्या हो चुका है सर, डॉलर महंगा हो चुका है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो। सर कोई पुराने जमाने की बात अगर आप करेंगे तो कभी डॉलर का प्राइस 50 रुपए का भी हुआ करता था, ठीक है। अब सर क्या मैं कह सकता हूं कि डॉलर महंगा हो गया, इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है कि रुपीस जो है वो सस्ता हो चुका है। गॉट इट, ठीक है साहब। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहां पे बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, ठीक है, तो यहां पे क्या बोला जरा भाई साहब कि हमारी कंट्री में 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया था। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था इट वाज लेस देन द इंपोर्ट। मतलब यह हुआ कि हमारी कंट्री में अगर आप फ्रेश फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हो तो ये क्रिएट ही नहीं हो रहा था, ठीक है। और हमारी कंट्री में इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा यहां पे हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमें यहां पे जो पेमेंट्स करने पड़ रहे थे वो पेमेंट बहुत ज्यादा करने पड़ रहे थे, हाँ या ना, बोले हाँ सर। अब पॉइंट ये भाई साहब पेमेंट तो करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, चाहे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में करो, चाहे तो आप किस में कर दो, रुपीस में करो। अगर रुपीस में करने जाते तो हमारे रुपीस की जो आज डॉलर के कंपैरिजन में वैल्यू जो है, जहां पे आप 74.76 रुपीस बोल रहे हो, ठीक है, डॉलर का वैल्यू वही शायद 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए चले जाते। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो भाई साहब बहुत ध्यान से, अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसकी वजह से आता है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और भी आप यहां पे लेके चल सकते हैं, प्लस करके रिसिप्ट माइनस पेमेंट। क्यों ऐसा, अरे भाई साहब सर्विसेज भी तो प्रोवाइड की होंगी ना आपने, इस वजह से सर्विस को प्रोवाइड करोगे तो फिर आपको फॉरेन करेंसी में पैसा जो है वो कहीं ना कहीं मिलेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। नाउ अभी ध्यान दीजिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका 3 टाइप का हो सकता है। कौन सा 3 टाइप का, कौन सा सब बोले, एक आपका है इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। दूसरा आपका होता है दैट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, सरप्लस वाला। और तीसरा आपका होता है दैट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, डेफिसिट वाला, ठीक है। तो ये 3 टाइप का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका हो सकता है। सर इक्विलिब्रियम पे कब रहेगा, जब बोले आपका जो एक्सपोर्ट है इट इज इक्वल्स टू इंपोर्ट, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर विल बी नो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। यही वाली बात को अगर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं क्या, कि इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल बी सेम, वैसा ही रहेगा, कोई चेंज वहां पे होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं सरप्लस की बात करता हूं, मतलब हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट जो है ना वो इंपोर्ट से क्या है, ज्यादा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है,
मतलब इंपोर्ट हम कम करते हैं और एक्सपोर्ट हम ज्यादा करते हैं, मतलब वी आर सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर कंट्री है बोले हमारी ही कंट्री में मेक इन इंडिया होता है, जो मैक्सिमम चीजें हमको चाहिए होती है हम हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर लेते हैं और एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो हम बाहर भेज देते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या मिलेगा, सरप्लस मिलेगा। सर इसके वजह से आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, क्या मैं कह सकता हूं कि उसमें इंक्रीज होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा है, फॉरेन वाली करेंसी इंडिया में ज्यादा आएगी, या फॉरेन से पेमेंट जो है वो इंडिया में क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। लेकिन वहीं पे अगर आप डेफिसिट की बात करते हैं तो यहां पे एक्सपोर्ट विल बी लेस देन व्हाट, इंपोर्ट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा। और सर नीचे छोड़ दो, जब आप यहाँ पे 1991 की बात कर रहे हो तो हमारे पास में, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इतना भी पैसा नहीं था कि हम अगले एक फोर्टनाइट का इंपोर्ट कर सकें। सर फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 15 दिन, 2 हफ्ते, ठीक है। 2 हफ्ते का इंपोर्ट कर सके, इतना भी पैसा हमारे पास में नहीं था, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट रीजन द गवर्नमेंट हैड टू बिगिन डिसमेंटलिंग द लाइसेंस परमिट राज। अगर आपको पता होगा, आपने 11th-12th में शायद पढ़ा होगा कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको लाया गया था। किसको लाए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके आए थे बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, द मोस्ट साइलेंट फाइनेंस मिनिस्टर, जिसका नाम क्या था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो वहां पे क्या लाया गया, सर बोले लाइसेंस परमिट राज जो था उसको हटा दिया गया, और यहां पे क्या लिखे, अच्छा नाम लिखा हुई है, एज मनमोहन सिंह बिगेन सेटिंग अप द फ्रेमवर्क फॉर द फिस्कल रिफॉर्म अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव's डायरेक्शन, रंगा राजन एज गवर्नर बिगेन इरेक्टिंग अ न्यू मॉनेटरी स्ट्रक्चर, और उसके हिसाब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है क्या बनाई गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई, और इसके हिसाब से 3 काम करने डिसाइड किए गए। क्या क्या, सबसे पहली बात बोले प्राइवेटाइज किया जाए, मतलब जो काम पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर किया करती थी वही वाला काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर देना चाहिए कि आप ये वाला काम कर सकते हो। दूसरा बोले लिबरलाइज किया जाए। क्या किया जाए, लिबरलाइज। सब मतलब अरे वैसा पुराने जमाने में अगर किसी को कंपनी बनानी होती थी ना, या अगर किसी को कोई कॉर्पोरेट बिजनेस शुरू करना होता था तो इतने सारे फॉर्मेलिटीज करने पड़ते थे कि सामने वाला बंदा कहता था भाई साहब माफ करो, मुझे ना नहीं करना, कुछ भी मुझे नहीं करना, बोले मुझे क्या कर दो, माफ कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट यहां पे आता है, दैट इज व्हाट, ग्लोबलाइजेशन। सब पहले हमारी कंट्री के लोगों को इंडिया के बाहर जाके बिजनेस करना उतना अलाउड नहीं होता था, पहली बात। दूसरी बात, बाहर वाले बंदे को हमारी कंट्री में आके बिजनेस करना भी उतना अलाउड नहीं होता था। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर कोई बाहर का बंदा हमारी इंडिया की एक कंपनी में लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, आपने सुना होगा बीच में जियो कंपनी में मार्क जकरबर्ग ने 48,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, उसे क्या कहते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक ही कंपनी में लमसम पैसा लगा दिया, ठीक है। सर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सर फॉरेन का कोई बंदा है जो फॉरेन का रहने वाला है, उस बंदे ने सोचा यार इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट, उसमें अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे रिटर्न्स काफी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, रिलायंस कंपनी में, फिर टाटा कंपनी में, फिर आदित्य बिरला कंपनी में, फिर अदानी कंपनी में, जीएसडब्ल्यू के अंदर, अलग अलग कंपनीज के अंदर पैसा जो है वो लगा दिया। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा, अलग अलग कंपनीज में जो पैसा है वो उसने लगा दिया, तो उसे कहा जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, अलग से मैं आपको यहां पे लिख के दे देता हूं। हालांकि आई होप कि आगे ये टॉपिक आपका आएगा, अगर नहीं आता है तो आप यहीं से उस चीज को समझ लेंगे, ठीक है। सर टॉपिक का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये कि इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका डोमेस्टिक हो सकता है, ठीक है। जब इंडिया का ही बंदा इंडिया की ही कंपनी में पैसा लगाता है तो उसे क्या कहेंगे, डोमेस्टिक। या फिर ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है।
कॉमन सेंस वाली बात है कि इंडिया के बाहर की कंपनी अगर पैसा लगा रही होगी तो उसे कहा जाएगा क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन चाहे आप डायरेक्ट वाले की डोमेस्टिक वाले की बात करो और चाहे आप फॉरेन वाले की बात करो, ठीक है, दोनों ही केसेस में एक तो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरा आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। यही बात अगर आप फॉरेन के हिसाब से बात कर रहे होंगे तो सर देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज FDI एंड देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सवाल आपका ये आता है कि सर अगर ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आखिर इसका मतलब क्या निकलता है, तो बहुत ध्यान से, क्या, व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय समवन not in any one company but in various companies to earn dividend, क्या अर्न करने के लिए, डिविडेंड अर्न करने के लिए, टू अर्न डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन जो है उसको अर्न करने के लिए आपने ये वाला काम जो है वो किया होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं FDI के बारे में या फिर DI जो इंडिया वाले बंदे ने किया होगा, अगर इसकी बात करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कहा गया है कि when someone make investment of lump sum amount, इन्वेस्टमेंट ऑफ लमसम, बड़ा सारा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है इन ओनली वन कंपनी, इन ओनली वन कंपनी डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन क्या करने के लिए, टू एक्वायर सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल इन दैट कंपनी, ठीक है, उस कंपनी में सिग्निफिकेंट कंट्रोल को हासिल करने के लिए उसने ये वाला काम किया होगा, तो उसे नाम दिया जाएगा क्या, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक वाला कब होगा, डन बाय इंडियन पर्सन इन इंडियन कंपनी, ठीक है। और अगर मैं फॉरेन की बात करूं तो सर इट इज डन बाय फॉरेन पर्सन इन इंडियन कंपनी। ये समझ में आया क्या, डन, लिख लीजिए इसको भी आप अच्छे से। चलिए सो आते हैं वापस अपने नोट्स पे। तो यहाँ भाई सीधी सीधी बात है, क्या किया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया और उसके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन किया गया और ये सारे काम जो है वो किए गए। अब इसमें ऑल्दो RBI हैड द मैंडेट टू इशू न्यू बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है, नया बैंकिंग लाइसेंस जो उसको लाया गया, इट डिड नॉट अंटिल 1994 व्हेन द डस्ट ओवर द फाइनेंशियल क्राइसिस सेटल्ड,
मतलब ये सब काम करने के बाद भी 1991 से लेके 3 साल लग गए, 1994 में जाके चीज़ें क्या हुई, सेटल हुई। इट वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द मार्केट वर रॉक्ड बाय फ्रॉड in non-banking financial company segment with the CRB Financial being the prime example. It was a providential escape for the RBI which was about to give banking license to the CRB as well. मतलब भाई साहब जैसे आज के दिन में कांड वगैरह हो रहे हैं वैसे उस टाइम पे भी बहुत सारे लफड़े जो है वो हुए थे, लोग पैसा लेके भग गए, कोई बिजनेसमैन था वो पैसा लेके गायब हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो हुई। नाउ इंस्टीट्यूशन सच एज IDBI, ICICI, HDFC एंड UTI वर गिवन लाइसेंस। इनको क्या किया गया, 1994 में लाइसेंस जो है वो दिया गया। नाउ अदर हु मैनेज्ड वर सेंचुरियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, टाइम बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक एंड द इंडसइंड बैंक ऑफ द हिंदुजा बेरिंग इंडसइंड। ऑल द अदर आर मर्ज्ड इनटू द अनदर बैंक। मतलब ये कुछ और बैंक थे जिनको लाइसेंस दिया गया काम करने के लिए, बट बाकी जितने भी बैंक थे सबको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है साहब। नाउ ग्लोबल ट्रस्ट बैंक वाज द फर्स्ट वन टू ब्लो अप अमंग द न्यू एज बैंक इन द मिड्स ऑफ द स्कैंडल। It raised question about the RBI's judgments, but the central bank was quick enough to identify the problem and merge it with the Orient Bank of of Commerce in 2004. फिर सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब, टाइम बैंक की बात कर लीजिए, मर्ज विद द HDFC बैंक। ठीक है। IDBI बैंक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 5.70% विच मर्ज विद द पेरेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब IDBI बैंक जो कि नाम उसका ये वाला था, ठीक है, ये एक बैंक था जो कि अपने ही पेरेंट बैंक में जाके क्या हो गया, मर्ज हो गया। इज अ स्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ हाउ नॉट टू रन एन इंस्टीट्यूशन। मतलब मर्ज करने के बाद में उसमें क्या हुआ होगा, गड़बड़ी जो है वो यहाँ पे हुई होगी। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं किसके बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में, ये यहाँ पे बात होती है पूरी।